कि दो या दो से अधिक त्रिभुज का आधार एक से लेकर और उनका सिस्टम एक होता है, उनके सिस्टम आधार की समानुपाती होते हैं। या दो या दो से अधिक त्रिभुज आधार सेम होता है लेकिन ऊंचाई अलग होती है, तो उनकी ऊंचाई की समानुपाती होती है। ऐसी बात है। अब जैसे सिंपली एक ट्रायंगल दिया गया है और इसका दूसरा ट्रायंगल दिया गया है। एक ट्रायंगल तो है जैसे एबीसी और एक ट्रायंगल है बीसी बीपीसी मान लो। एक ट्रायंगल तो बीएससी, एक ट्रायंगल बीपीसी। पूरा ट्रायंगल बीएससी ट्रायंगल बीपीसी नहीं एक से होगा। तो या तो यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो, दोनों लंब उनकी समानुपाती हो जाएगा। या इस लेखा ऐसे मान लो, बीसी होती जाती है, वो दो लंब बनेंगे और इसमें मान लो बड़ी एबीसी का तो एबीसी सिस्टम होगा और छोटे बीपीसी का जो सिस्टम होगा उनका पास एबी अनुपात बीडी होगा। तो इनका एरिया है ट्रायंगल एबीसी अनुपात हो जाएगा ट्रायंगल बीपीसी, इनका एरिया एडी अनुपात बीडी हो जाएगा। इनका कुछ मतलब एडी और बीडी के सम हो जाएंगे, एडी और बीडी के सम हो जाएंगे। उसका इसलिए और भी बताता हूं, एक तरीके से वो समझ पाए। आप जो एडी ट्रायंगल देखते हैं, एडी ये है, ये बी है, ये डी है और यहाँ कोण बी है, केवल एडी को देखिए। तो एक ट्रायंगल बना है एडी और एडी का, और एक ट्रायंगल बना है बीपीडी। एबीडी का तो एरिया आएगा और बीपीडी का तो एरिया आएगा, एरिया आधार का एरिया दोनों सिस्टम एक है। तो एबीडी का एरिया है वो हो जाएगा एडी प्रोपोर्शनल और बीपीडी का एरिया है वो हो जाएगा पीडी प्रोपोर्शनल। आपके पास समझ में आई? अगर मैं ये कहूं कि एबी एबीडी है और बीपीडी है, इनका एरिया आ जाएगा एडी और बीपीडी का रेशो। ऐसा आ जाएगा। मान लीजिए इनका अनुपात क्या है, अनुपात वाला पूरे एबीडी का और बीपीडी का अनुपात है अनुपात वाला। तो मैं यहां लिखता हूं ऐसा अनुपात वाला। ऐसे ही लिखता हूं एडीसी एसीडी, ट्रायंगल एसीडी है, ये हो गया एसीडी और इधर से एरिया कौन सा बने बीपीसी बीपीसी और ट्रायंगल एबीसी है, एक एरिया एसीडी एसीडी और दूसरा एरिया बीपीसी, इनका एरिया किसमें आएगा एडी और पीडी के में। एडी और पीडी के हम कौन क्या बना है, एक्स अनुपात नहीं बना है, इसको भी एक्स अनुपात नहीं मान लेते। सही है। अगर मैं इनको बोलूं एक ट्रायंगल लिया हमने एबीडी अनुपात बीपीडी, इनका अनुपात लिया था, एक को जोड़ दूं तो एसीडी और एबीडी में एबीसी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़कर ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा अनुपात, और बीपीसी और बीपीडी को जोड़ूंगा, बीपीसी और बीपीडी को जोड़ूंगा तो बीपीसी हो जाएगा, बीपीसी हो जाएगा। इधर इसका इसका जोड़ेंगे तो याद आएगा इसका एक्स है और इसका भी एक्स है, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये 2x + 2y आ जाएगा, अनुपात बन जाएगा, एक्स अनुपात बन जाएगा। ऐसे में लिखा एडी अनुपात पीडी, एडी अनुपात पीडी, मतलब दोनों एडी अनुपात आ जाएगा, पीडी पीडी आ जाएगा, पीडी दूसरे पर जाएगा, एडी अनुपात पीडी आ जाएगा। फिर इसमें ट्रायंगल बनाओ, ये जो पूरा ट्रायंगल है और ये जो पूरा ट्रायंगल बना है, इनका रेशो है ये पूरी एडी छोटी पीडी के रेशो नहीं होता है। हर साथ में ये कुछ ऐसा नहीं होता है। अब लाइन में यहां से काट सकता हटा दे। मान लो ये पीडी है, उससे ऊपर वाली 4 सेंटीमीटर, नीचे वाली 3 सेंटीमीटर को, तो एडी का आ जाएगा 7 और बीपीसी कितना आ जाएगा 3, 7 अनुपात 3 आ जाएगा। अगर ये पूरा 7 है, इससे नीचे वाली 3 है तो ये जो ऊपर वाली बताई दोनों पूरा भाग से ये पूरा भाग इस अनुपात हो जाएगा 4, ये आ जाएगा किस बात में, ये आ जाएगा 3 हो जाएगा 3 पूरा हो जाएगा 7। इस तरीके से एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यहाँ क्यों ऐसा, क्योंकि बेस सेम है, आधा की ऊंचाई समझ होता है, आधा की ऊंचाई होती है उस एडी और पीडी के होती है, क्यों होती है, सिमिलर करती है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा देखने का जैसे बताया था, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये ट्रायंगल एबीसी है, ऐसे इक्विवेलेंट सिस्टम बना गया है एडी और तो यहाँ बीडी बनाता है। जैसे बीडी नहीं कहा गया कि बीडी छोटी है वो बीसी का इनपुट है या नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है इस केस में तो उस सेंस में हो सकता है जब ये दोनों एडी और एसी बराबर हो सकता है। अगर एडी और एसी बराबर नहीं हुए तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एडी और एसी बराबर हो गए तब हो जाएगा, एडी और एसी बराबर नहीं हुए तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन है, अब जब तक आपको नहीं दे रहे हैं तब तक आप नहीं कह सकते नहीं होगा, आप नहीं कह सकते होगा और नहीं कह सकते नहीं होगा, क्योंकि आप पीटा है एडी और एसी बराबर नहीं बताया, एडी और एसी बराबर नहीं, ठीक है। ठीक है, ये दूसरा शीर्षलंब है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। किसी त्रिभुज के दो शीर्षलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीसरा शीर्षलंब उसी बिंदु से गुजरता है। तो तीसरा शीर्षलंब ये हो जाएगा, ये पॉइंट एफ है और ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लास चालू करती थी कि कब करी? मेरे आने के बाद मैंने देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा था। मैं क्या कर रहा था? मुझे कुछ हो गया आजकल, है ना। तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वह इसका लंब केंद्र कहलाता है या ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। इसको लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, इसको ओ से व्यक्त करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तीनों शीर्षलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, तीनों शीर्षलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। तीनों शीर्षलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। लंब केंद्र कहलाता है, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर बोलते हैं इसको, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर।
ठीक है। एक, हाँ, लंब केंद्र का कोण ज्ञात करना। एबीसी ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, पॉइंट डी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, पॉइंट ई है, ये 90 डिग्री का एंगल है, पॉइंट एफ है, और तो सेंटर ओ है। ये कोण 90 डिग्री है, इधर 90 है तो इधर भी 90 है। एक सरल रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री कोण बन सकते हैं। ये एंगल ए है, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो गया। चतुर्भुज ए एफ ओ ई, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज ए एफ ओ ई को देखो, जिसमें दो कोण 90 डिग्री हो चुके हैं, तो बाकी दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन दोनों का 90-90 होने से योग 180 डिग्री हो चुका है, तो इस कोण और इस कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। और ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। कल किसने पूछा था इससे होके सर्किल गुजर सकता है? आपने पूछा था, इससे होके भी गुजर सकता है। आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, उससे सर्किल गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज बनता है। अगर ये ए है तो इधर जो बना हुआ कोण है ये 180 डिग्री माइनस एंगल ए होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए होगा। और ये शीशा में कोण बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। तो किसी भी शीर्ष के साथ में उसके लंब केंद्र का कोण ज्ञात करना, किसी भी दो भुजाओं के द्वारा उसके लंब केंद्र का कोण ज्ञात करना है, तो 180 डिग्री में तीसरे कोण को माइनस कर दीजिए। अगर मैं कहूं कि एंगल बीओसी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। मैं कहूं एंगल एओसी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल बी हो जाएगा। और एंगल एओबी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल सी हो जाएगा। 180 डिग्री में से माइनस करके एंगल बना दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? चलो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद में थोड़ी डिटेल्स और समझाऊंगा, उसके बाद में हम डिटेल्स को और समझेंगे। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि एल्टीट्यूड को मैं ऊंचाई भी तो कह सकता हूं, एल्टीट्यूड या शीर्ष को ऊंचाई भी तो कह सकते हैं। ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी है, सी के सामने की भुजा सी है। ये पहली ऊंचाई h1 है, दूसरी ऊंचाई h2 हो जाएगी, तीसरी ऊंचाई को हम h3 कहते हैं। तो कल मैंने भुजा और उनकी ऊंचाइयों में रिलेशन बताया था, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे अनुपात में होते हैं। भुजा ए अनुपात, भुजा बी अनुपात, भुजा सी बराबर 1/h1, 1/h2, 1/h3, या h1 अनुपात, h2 अनुपात, h3 बराबर 1/a अनुपात, 1/b अनुपात, 1/c होता है। थोड़ा सा इसको आज और देखते हैं। कभी भी आपको किसी ट्राइंगल की कोई भुजा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं 1/2 गुणा a गुणा h। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा a गुणा क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ऐसे ही होता है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे कैसे ज्ञात करेंगे? तब आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं
1/2 गुणा बी सी इंटू साइन ए, 1/2 गुणा बी सी इंटू साइन ए। ये बी है ये सी है, साइन ए आ जाएगा, ये भी इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर कर सकता हूं मैं? बराबर कर सकता हूं। 1/2 से 1/2 काट दूंगा और h बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए इंटू साइन ए हो जाएगा। यह आ जाएगा h1। कौन सी ऊंचाई आएगी? जो ए भुजा पर शीर्षलंब है वो। ठीक है, अगर मुझे बी भुजा वाला शीर्षलंब ज्ञात करना है h2, तब आ जाएगा ए सी अपॉन बी इंटू साइन बी हो जाएगा। और मुझे तीसरी ऊंचाई ज्ञात करनी है h3, तो ये हो जाएगा h3 सी भुजा वाली ऊंचाई है, तो ए बी अपॉन सी इंटू साइन सी हो जाएगा। दो कंसेप्ट को एक साथ मिला दो, एक नया फॉर्मूला, एक नई ट्रिक बन जाती है। और यही ट्रिक्स होती हैं जो एग्जाम में पूछे। हम पढ़ते हैं एक एक चीजें और एग्जाम में 2-3 चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। एक रूल को दूसरे रूल से जैसे ही मिलाते हैं और वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये क्या होगा। ऐसे आता है एग्जाम में, 2-3 चीजों को मिक्स करके सवाल दे दिया जाता है। पहले एक की वैल्यू फिर दूसरे की वैल्यू आपस में मिलाओ, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, कुछ भी कैलकुलेशन करो, उनके अनुपात लो, उनको इक्वल करो, कुछ भी करो, उस पर सवाल बन जाते हैं। ठीक है, आप कहो कि सर मुझे तो केवल तीनों भुजाएं दी गई हैं, फिर मैं कोई सी ऊंचाई याद करना चाहता हूं, कैसे याद करूंगा? केवल भुजाएं दी गई हैं, एंगल नहीं दिया गया है। यहां तो तीनों भुजाओं और एंगल की जरूरत पड़ रही है। आपको केवल तीनों भुजाएं दी गई हैं, एंगल नहीं दिया गया है। कोई सी भी ऊंचाई ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करोगे? कोई सी भी ऊंचाई ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करो? तीनों भुजाएं दी गई हैं तो। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं तो एरिया ज्ञात कर सकते हो क्या? डेल्टा बराबर हो जाएगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। किसी भी ट्राइंगल की तीनों भुजाएं दी गई हैं तो एरिया ज्ञात कर सकते हो। कर सकते हो, तीनों भुजाएं दी गई हैं, एरिया ज्ञात कर सकते हो। अब इस एरिया को मैं बराबर कर दूंगा 1/2 गुणा ए इंटू h1 के। मुझे ए भुजा तो है, अगर तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो ए भी दे रखा है। तब मैं अगर h1 ज्ञात करूंगा, h1 ज्ञात करूंगा तो यह हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन भुजा ए हो जाएगा। h2 ज्ञात करूंगा तो 2 डेल्टा अपॉन भुजा बी हो जाएगा। और h3 ज्ञात करूंगा तो 2 डेल्टा अपॉन भुजा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इससे भी मैं ऊंचाई ज्ञात कर सकता हूं, अगर मुझे तीनों भुजाएं दी गई हो तो कोई सी भी ऊंचाई ज्ञात कर सकता हूं। क्या ये एकदम क्लियर है? कर सकते हैं इस तरीके से? तो आप ये एंगल ज्ञात कर सकते हो। कोई सा भी, तीनों भुजाएं दी गई हैं तो कोई सा भी एल्टीट्यूड या शीर्ष लंबी ज्ञात कर सकते हो। एंगल्स के साथ में क्या रिलेशन बनेगा वो देख लीजिए। एंगल्स के आधार पर भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? आपको और बताता हूं कुछ बातें। आपने कल पढ़ा था, परिकेंद्र पढ़ा था, परिकेंद्र पढ़ा था, याद करो। परिकेंद्र होता है जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, जहां पर सॉरी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, भुजा का लंब समद्विभाजक है। ये भुजा का लंब समद्विभाजक है, ये भुजा का लंब समद्विभाजक है, और ये भुजा का लंब समद्विभाजक है। साइड कल बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कल बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले मुझे इसमें मीडियन या माध्यिका पढ़ा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक, क्योंकि मैं ये भी बताने वाला हूं कि यहां से यहां मिलाओगे तो ये मीडियन का काम करेगा। ऐसे तो ये तो साइड परपेंडिकुलर है, और इसको मैं अगर यहां से मिला दूं तो ये मीडियन का काम करेगा। तो पहले मैं एक बार मीडियन पढ़ा दूं, उसके बाद में बताना ठीक रहेगा। एक बार मैं इसको ड्रॉप करता हूं, कुछ और चीज पढ़ाता हूं। आगे हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे और कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे। सिमिलरिटी यानी समरूपता, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग समता। सिमिलरिटी का मतलब होता है ऐसे दो ट्राइंगल्स जो एक जैसे होते हैं, एक जैसे लगते हैं, डिक्टो नहीं होते, एक जैसे लगते हैं, आकार बड़ा छोटा हो जाता है। जैसे एक ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये ट्राइंगल इस बोर्ड पर है, आप देख रहे हो। आप इसकी फोटो खींचोगे तो आपके मोबाइल में भी आ जाएगा, लेकिन क्या जितनी साइज बोर्ड पर है उतनी साइज मोबाइल में रहेगी? नहीं रहेगी। अगर इसी क्लास को कोई लड़का अपने लैपटॉप पे ले रहा है तो इस ट्राइंगल की साइज उस लैपटॉप वाली स्क्रीन के हिसाब से अपने आप छोटी हो जाएगी। मोबाइल पे ले रहा है तो मोबाइल पे भी छोटी हो जाएगी। इसके आप फोटो खींचते हो, उस फोटो को आप ऐसे जूम करके बड़ा भी कर सकते हो। तो हर बार जूम करने से जो बड़ी आकृतियां बनती हैं, हर आकृति आपस में एक दूसरे के समरूप होती है, हर आकृति एक दूसरे के समरूप होती है। ठीक है, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनके साइड्स जो है उनका रेशो कांस्टेंट रहता है। रेशो का मतलब जैसे एक ट्राइंगल तो ये बना लिया और एक मैंने थोड़ा सा छोटा ट्राइंगल बना लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसकी भुजा 8 है, इसकी भुजा 10 है और ये भुजा क्या है? 12 है। मान लीजिए ये 8 है तो इसको मैंने 6 ले लिया, इसको 7.5 ले लिया और इसको मैंने 9 ले लिया। तो 8 और 6 का रेशो क्या आया? 4:3 का रेशो आया। 10 और 7.5 में क्या है? 4:3 का रेशो है। 12 और 9 में क्या है? 4:3 का रेशो है। तो एक साइड का एक साइड से, दूसरी साइड का दूसरी साइड से, तीसरी साइड से तीसरी साइड का रेशो एक जैसा है, एक जैसा है। मैं ये कह सकता हूं कि ए बी और जो पी क्यू का रेशो है वो बी सी और क्यू आर के रेशो के बराबर है, जो कि ए सी और पी आर के बराबर भी हो जाएगा। और हर अनुपात क्या आएगा? 4/3 आएगा। आप 8/6 कर दो, 4/3, 10/7.5 कर दो, 4/3, 12/9 कर दो, 4/3। ये रेशो इक्वल आता है। और इन ऐसी भुजाएं जिनका रेशो इक्वल आता है उनको हम संगत भुजाएं बोलते हैं, क्रॉसपोंडिंग साइड्स बोलते हैं। और उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं उनको संगत कोण या क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कहते हैं, और वो आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे इस 8 के सामने की ये एंगल है, इसमें 6 के सामने का ये एंगल, तो ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा। 12 के सामने का ये एंगल अल्फा है, तो इसमें 12 के संगत भुजा 9 है, तो 9 के सामने का एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। और दो एंगल्स आपस में, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के एक एक दो एंगल, एक के एक बराबर, दूसरे के दूसरा बराबर हो गया है, तो तीसरे को झक मार के बराबर होना पड़ेगा। क्यों? 180 में से घटेगा। ये एंगल क्या बनेगा? 180 में से थीटा प्लस अल्फा घटाने से आएगा। इसमें भी ये एंगल क्या बनेगा? 180 में से थीटा प्लस अल्फा घटाने से बने। जैसे ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 70 डिग्री है, तो 60 और 70 कितना हो गया? 130 हो गया। इसमें ये कोण 60 है तो ये 17 है, तो ये भी 130 हो गया। तो यहां कितना बचेगा? 50। इसके लिए भी कितना बचेगा? 50। एक एंगल एक के बराबर हो गया, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर हो गया। दो ट्राइंगल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। पहले ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर है, पहले ट्राइंगल का दूसरा एंगल दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल के बराबर है, तो पहले ट्राइंगल का तीसरा एंगल जो बच गया है वो दूसरे ट्राइंगल का तीसरा एंगल जो बच गया उसके बराबर होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि 180 से ऊपर नीचे हो नहीं सकते। और आपको, आप तीनों की मान लो एज बराबर है, बराबर नहीं है, आप तीनों की उम्र का योग, इधर भी मान लो ये बैग की भी उम्र मान लेते हैं, आप तीनों की उम्र के योग के बराबर है। अब आप अगर इसके बराबर हो, आप इसके बराबर हो, तो आप बैग के बराबर हुई कि नहीं उम्र? अगर मान लो आपका 100 है, इनका भी, आपका योग 180 है, इनका भी 180 है, आप में से एक हो गया x, दूसरा हो गया इधर x, आप y तो ये भी y, तो तीसरा बचेगा क्या? z। तो z कहां से आएगा? 180 में से x प्लस वाई घटाएंगे, तो उधर वाला मान कैसे आएगा? वो भी 180 में से x प्लस वाई घटेगा। तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाता है। दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो गए हैं दो ट्राइंगल्स में, तो तीसरे को बराबर होना ही पड़ेगा। तो मैं इस एंगल को बीटा कह सकता हूं
और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा। भुजाएं समानुपाती होने से एंगल्स बराबर हो जाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं एंगल्स बराबर होने से भी भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। एंगल्स बराबर होने से भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, और समानुपाती हो जाती हैं तो उनमें संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा आता है, एक जैसा आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ये सिमिलरिटी को मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी केवल थोड़ा सा माहौल बना रहा हूं, है ना? ये एबीसी है, ये पी क्यू आर है, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक। ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। थीटा अल्फा बीटा है, लेकिन ये ऊपर दिख रहा है तो ऊपर नहीं दिख रहा है। बोले सर इसमें तो थीटा ऊपर है, तो घुमा लो ऐसे, त्रिभुज तो घूम जाता है। बोर्ड पर स्थिर है लेकिन आप घुमा सकते हो, आप जैसे चाहोगे वैसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के सामने की साइड क्या है, बीसी। थीटा के सामने की साइड क्या है, पीआर। तो जो बीसी और पीआर है उनका रेशो एक, ये संगत भुजाएं हो जाएंगे। थीटा के सामने की भुजा पीसी और थीटा के सामने की भुजा क्या है, बीसी, और थीटा के सामने की भुजा पीआर, ये संगत भुजाएं हैं, तो इनका जो रेशो आएगा वही रेशो अल्फा के सामने की साइड है एसी और इसमें अल्फा के सामने की साइड है पी क्यू, इनमें आएगा। इसमें बीटा के सामने की साइड है ए बी और इसमें बीटा के सामने की साइड क्या है, क्यू आर, इनमें भी वही रेशो आएगा। इनका रेशो है वो एक जैसा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं वैल्यू एक जैसी रहेगी, रेशो एक जैसा रहेगा। बीसी का पीआर के साथ में जो भी अनुपात आया, मान लो बीसी से पीआर आधी है तो एसी से भी पी क्यू आधी होगी, ए बी से क्यू आर भी आधी होगी। ये 10 है तो ये 5 हो गई, तो ये फिर 8 है तो इसको 4 ही होना पड़ेगा, और ये 6 है तो इसको 3 ही होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब हम इसको लेके चलते हैं, जो मुझे पढ़ाना है आपको उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है। सबके पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं, हो सकता है आप पहले पढ़े हुए हो तो आप रिलेट करते चलो जो कुछ आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़े हुए हो तो सीखते चलो। जब पढ़ो तब रिलेट कर लेना, कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे कोई क्लास देखो। ट्राइंगल एबीसी है, एक सिस्लम एडी है, एक सिस्लम बी है, एक सिस्लम सी है। यहां पर 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं। रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरसेक्शन से ये 6 सीधे सीधे दिख रहे हैं। ओ पर 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये कह रहा हूं। बोले नहीं सर ओ पर बीओसी भी बन रहा है, बीओसी भी तो बन रहा है, ठीक। चलो ऐसे मान लो ये ट्राइंगल बीओडी सीओडी, सीओई एओई, एओएफ बीओएफ, ये ट्राइंगल्स हैं। इनमें ये 2 आमने सामने के ट्राइंगल देख लो, ये 2 आमने सामने के ट्राइंगल देख लो, और ये 2 आमने सामने के ट्राइंगल देख लो। इनमें से मैंने इसको ट्राइंगल नंबर 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया और इसको 6 दे दिया। ये 6 ट्राइंगल्स। बोलो हाँ। अब मैं ट्राइंगल नंबर 1 और 4 को लेता हूं एक बार। ट्राइंगल नंबर 1 और 4 को लेते हैं, ले। ये कोण इसमें 90 डिग्री, ये कोण इसमें 90 डिग्री। बीओडी तथा एओई, बीओडी तथा एओई, इसमें डी पर बना कोण 90 डिग्री और इसमें ई पर बना कोण 90 डिग्री, बराबर हुए। इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूं तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। तीसरा कोण कहां जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा,
तीसरे कोण के पास में कोई चारा ही नहीं है, 90 माइनस थीटा उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एंगल के बराबर एक एंगल हो गया, दूसरे के बराबर दूसरा हो गया, तो तीसरे के बराबर तीसरा होगा ही होगा। तो ये जो एंगल बनता है यहां वाला और ये जो एंगल बनता है यहां वाला, ये एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इस एंगल को मैं कह दूं कि एंगल एक्स है, तो ये एंगल भी क्या होगा, एंगल एक्स होगा। ऐसे ही इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ले लो, अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल वाई है तो ये एंगल वाई होगा ही होगा। ऐसे ही इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ले लो, मैं कह दूं कि ये एंगल जेड है तो ये एंगल जेड होगा ही होगा। ऐसे सवाल कभी भी आ गए, ये एंगल देके वो एंगल पूछ लिया, उस टाइम पता नहीं चलेगा कि कैसे होगा। ये एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं एकदम स्पीड से बनाऊं, ऐसे अचानक आपको दिखे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल x होगा, डेफिनेटली x होगा। ठीक है, ये y है तो ये y होगा, और ये z है तो ये z। पक्की बात है, पक्का। इस पॉइंट को D कह देते हैं, इसको E कह देते हैं, इसको F कह देते हैं, इसको O बोल देते हैं। इसका और विस्तार करते हैं और थोड़ा सा डिटेल्स लेते हैं। अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से आपस में बराबर बन रहे हैं, तो क्या दोनों त्रिभुज है वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे? अभी अभी हमने सिमिलरिटी की बात करी थी। इसको थीटा बोल रहा हूं, इसको भी थीटा बोल रहा हूं। क्लियर है? इसमें 90 डिग्री के सामने की साइड है एओ, इस ट्रायंगल में, और इसमें 90 डिग्री के सामने की साइड है बीओ। बोलो, इसमें 90 के सामने की साइड एओ है, इसमें 90 के सामने की साइड बीओ है? इसमें एफ के एक्स के सामने की साइड है ईओ कह दो, और इसमें एक्स के सामने की साइड है डीओ। तो क्या ये आपस में बराबर हो जाएंगे? और एक बात मैं और कह देता हूं, इसमें थीटा के सामने की साइड है एई, और इसमें थीटा के सामने की साइड हो जाएगी बीडी। इनका रेशो एक जैसा होगा, इनका रेशो एक जैसा होगा। हम्म, एओ अनुपात बीओ, 90 डिग्री के सामने की भुजा एओ, 90 डिग्री के सामने की भुजा बीओ। बोलो हाँ। उसके बाद में एक्स के सामने की साइड ईओ, एक्स के सामने की साइड डीओ। उसके बाद में थीटा के सामने की साइड एई, थीटा के सामने की साइड बीडी। क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगी? बराबर होंगी। अगर ये आपस में बराबर हो गई तो ये तो इन दो ट्राइंगल्स के रिलेट करने से आया, ऐसे इन दो ट्राइंगल्स के रिलेट करने से भी ऐसे ही निष्कर्ष आएंगे, ऐसे इन दोनों ट्राइंगल्स को रिलेट करने से भी ऐसे ही निष्कर्ष आएंगे। तो आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि बीडी की लंबाई दे दी, ए की लंबाई दे दी, और फिर आपसे एओ पूछ लिया, या एओ दे के बीओ पूछ लिया, डीओ दे के ईओ पूछ लिया। इनमें से कोई सी भी भुजा पूछी जा सकती है, इनका ये रिलेशन ध्यान रखना है। इनमें से ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और फिर आपसे ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, ये लंबाई दे दी, ये लंबाई दे दी, ये दे के फिर आपसे ये पूछ ली, तो आपको बताना होगा। सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगता है, यहां आपको अप्लाई करना होगा।
अब मैं केवल इसमें से इतने को काम में लेता हूं एक बार। क्या मैं एओ और डीओ को गुणा करूं तो क्या ये बीओ तथा ईओ के गुणा के बराबर हो जाएगा क्या? एओ और डीओ का गुणा बीओ और ईओ के गुणा के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये रेशो आपस में बराबर हैं, रेशो एक जैसे आ रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपस में गुणनफल बराबर होंगे। एओ का डीओ से गुणा बीओ का ईओ से गुणा के बराबर होगा। मान लीजिए ये तो है 8 और ये है 6, तो 8 और 6 में 4:3 का अनुपात है। अब ये है 12 और ये है 9, तो 12 और 9 में भी 4:3 का अनुपात है। लेकिन इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 का 9 गुणा बेहतर, तो 12 का 6 गुणा भी तो बेहतर आएगा, तो इनके गुणनफल तो बराबर होंगे ना, गुणनफल तो बराबर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं एओ तथा डीओ का गुणनफल बीओ तथा ईओ के गुणनफल के बराबर होता है। बोलो हाँ। ऐसे ही अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को ले लूं, इन दो ट्राइंगल्स को ले लूं, तो इसमें ये जो बीओ तथा ईओ का गुणनफल है वो सीओ तथा एफओ के गुणनफल के बराबर होगा। है या ना बोल दो। ठीक, तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ले रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ले रहा हूं, तो ये जो बीओ है गुणा ईओ है, ये बराबर सीओ इंटू एफओ के बराबर हो जाएगा। उसी कंसेप्ट से देखो, एओ तथा डीओ क्या थे, ये जो इसका लंब केंद्र है, इस लंब केंद्र के द्वारा एडी के दो सेगमेंट्स बनाए गए, एडी के दो भाग कर दिए गए। लंब केंद्र ने एडी शीर्ष लंब को दो भागों में बांट दिया, एक हो गया एओ और दूसरा हो गया डीओ। इधर से इस लंब केंद्र ने बीई को भी दो भागों में बांट दिया, किसमें, बीओ तथा ईओ में। तो इस एओ तथा ओडी का गुणनफल बीओ तथा ओई के गुणनफल के बराबर हो गया, क्योंकि हमने ये ट्राइंगल्स लेके चेक किया है। तो अगर मैं इन ट्राइंगल्स को लेता हूं, इन दो ट्राइंगल्स को लेता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि यही कंसेप्ट इनमें लागू होगा। तो इन ट्राइंगल्स में इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं और इस ट्राइंगल को मैं देखूं, तो इस ट्राइंगल में इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने इन ट्राइंगल्स को लिया, अब इन ट्राइंगल्स को ले रहा हूं। तो इन दोनों ट्राइंगल में इस ट्राइंगल का सीओ और सामने वाले का क्या है, ओ एफ या एफ ओ, और इधर से ये बीओ और ये ओई है, इनके गुणनफल भी बराबर हो जाएंगे। यानी इन ट्राइंगल्स को लिया, और अगर मैं इन ट्राइंगल्स को लेता हूं, इसको और इसको, इसको और इसको लेता हूं, तो इसमें भी एओ तथा ओडी का गुणनफल सीओ तथा ओ एफ के बराबर हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एओ तथा डीओ का गुणनफल है एओ गुणा डीओ, एओ गुणा डीओ बराबर सीओ गुणा एफ हो जाएगा, सीओ गुणा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखो, एओ और डीओ का गुणनफल बीओ तथा ईओ के बराबर है, एओ तथा डीओ का गुणनफल सीओ तथा एफओ के बराबर है। बीओ तथा ईओ का गुणनफल, ये जो बीओ तथा ईओ का गुणनफल है ये सीओ और एफओ के बराबर है। इसका मतलब इन तीनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तीनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एओ गुणा डीओ बराबर बीओ गुणा ईओ बराबर हो जाएगा सीओ इंटू एफओ। ये आपस में बराबर होते हैं। आपको एओ की लंबाई दे देंगे, डीओ की लंबाई देंगे, बीओ देके ये पूछ लेंगे, ये देके ये पूछ लेंगे, ये देके ये पूछ लेंगे, कैसे भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते। ठीक है, मैं एल्टीट्यूड या सिस्टम के बारे में एक छोटी सी बात और बता देता हूं। वैसे शुरू में ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब बता देता हूं। और वो बात क्या है, ये एक न्यूनकोण त्रिभुज है ना,
ये कोण 90 डिग्री का है, इस भुजा पर बनेगा, इस भुजा पर बनेगा। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो बीसी के लिए सिस्लम एडी हो जाएगा, एसी के लिए सिस्लम बीई हो जाएगा, और एबी के लिए सिस्लम सीएफ हो जाएगा। तीनों सिस्लम तीनों भुजाओं पर बन जाएंगे, तीनों सिस्लम तीनों भुजाओं पर मिलेंगे, तीनों एल्टीट्यूड भुजाओं पर ही मिलते हैं। ये यहां पर 90 डिग्री का डालेंगे तो ये सिस्लम आ जाएगा, इसको पॉइंट डी बोल देता हूं। अब सुनना, बीसी भुजा का सिस्लम एबी है, क्योंकि बीसी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है एबी। एबी भुजा का सिस्लम बीसी है, एसी भुजा का सिस्लम बीडी है। समकोण त्रिभुज में एक सिस्लम तो भुजा पर आता है, लेकिन बाकी जो दो सिस्लम है, बाकी जो दो सिस्लम है वो कहां पर आते हैं? बाकी जो दो सिस्लम है वो समकोणीय शीर्ष पर होते हैं, समकोणीय शीर्ष पर होते हैं। ठीक, आगे मैं डिटेल से भी बताऊंगा इसको। और ऐसे अधिक कोण त्रिभुज होता है, ऐसे अधिक कोण त्रिभुज होता है। एबीसी ट्राइंगल है, तो बी से जो शीर्षलंब आएगा वो तो यहां 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। बी से शीर्षलंब तो ये हो गया जो कि एसी पर है, लेकिन मुझे एबी भुजा पर एल्टीट्यूड या शीर्षलंब डालना है, एबी भुजा पर एल्टीट्यूड या शीर्षलंब डालना है। तो यहां से यहां लंब डाला जाएगा, यहां से यहां लंब डाला जाएगा, और ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। और ये मान लीजिए पॉइंट डी है, तो एडी है वो एबीसी की बीसी भुजा को अगर बेस मानते हैं तो इसका एल्टीट्यूड या ऊंचाई का काम करेगा। बीसी पर नहीं आएगा, बीसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे एबी भुजा पर लंब डालना हो सी से, एबी भुजा का शीर्षलंब देखना है, तो ऐसे ही मुझे एबी को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, और फिर यहां से सी से जो लंब आएगा वो इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। इसको पॉइंट ई कह देता हूं। ये सीई एबी भुजा का शीर्षलंब माना जाएगा। बी से जो एल्टीट्यूड या शीर्षलंब है वो तो एसी पर आ जाएगा, बाकी दो शीर्षलंब जो आएंगे वो उन भुजाओं को आगे बढ़ाने से आएंगे, उन भुजाओं को आगे बढ़ाने से आएंगे। ठीक है, तो कभी भी कैसा भी ट्राइंगल दिया गया हो, उनका जो एल्टीट्यूड या जो शीर्षलंब है वो उस भुजा के ऊपर भी हो सकता है, भुजा को आगे बढ़ाना भी पड़ सकता है। समझ रहे आप? न्यून कोण त्रिभुज तीनों भुजाओं पर होते ही होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में दो भुज शीर्षलंब ऐसे होते हैं जो भुजाओं को आगे बढ़ाने पर हमें मिलते हैं। कई बार विचित्र आकृतियां मिल जाती हैं, विचित्र आकृतियां मिल जाती हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, ये ट्राइंगल बन रहा है। इसकी इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर ये लंबाई x है, ये लंबाई x है और ये लंबाई x है, तो इनके क्षेत्रफल तीनों के बराबर होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही आधार रेखा पर है, शीर्ष बिंदु एक है, इसलिए इनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाए। ये आपके एल्टीट्यूड, शीर्षलंब और लंब केंद्र के बारे में था। ठीक है, और भी बातें आ सकती हैं जहां पर दो कंसेप्ट को आपस में मिला के मर्ज कर दिया जाए और एक कोई नया कंसेप्ट बना लिया जाए। बहुत सारी थ्योरम्स या बहुत सारे कंसेप्ट नए बन सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक आपको इन चीजों का ध्यान होना चाहिए, उसके बाद में आगे से आगे अपन इन चीजों को कर सकते हैं। आज पढ़ते हैं हम केंद्रक या सेंट्रोइड। केंद्रक या सेंट्रोइड पढ़ते हैं और इसको ढंग से समझते हैं। केंद्रक या सेंट्रोइड क्या होता है, और उससे पहले हम मीडियन पढ़ेंगे
यानी माध्यिका को पटेंगे, मीडियन यानी माध्यिका को पटेंगे। मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका में क्या है देखो, ऐसी सरल रेखा जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिल जाए। किसी ट्रायंगल में किसी शीर्ष से बनाई गई ऐसी सरल रेखा जो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर या मध्य बिंदु पर जाकर मिल जाए। ए पॉइंट डी है, इसको यहां से यहां मिला दिया। अगर डी मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं कि बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। बी डी और डी सी बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए डी है वो एबीसी ट्राइंगल की बीसी भुजा की माध्यिका है, बीसी भुजा के लिए मीडियन का काम करेगी। बीसी भुजा की मीडियन या बीसी भुजा की माध्यिका हो जाएगी। एडी है वो बीसी भुजा की माध्यिका है। बोलो हां। माध्यिका का पहला काम सामने वाली भुजा को आधा आधा कर देती है। फिर माध्यिका का दूसरा काम, अगर ये सामने वाली भुजा बराबर बराबर हो गई है तो फिर उस बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर स्थित हैं तथा उनका शीर्ष बिंदु एक ही है तो उनके क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। तो जो एबीडी ट्रायंगल और एडीसी ट्रायंगल बन रहा है, इधर ट्रायंगल एबीडी है, उधर ट्रायंगल एसीडी कह दीजिए। एबीडी और एसीडी जो ट्रायंगल्स, तो दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं, क्या इनमें बीडी और सीडी बराबर है? शीर्ष पॉइंट एक ही है तो इनके एरिया दोनों के बराबर बराबर हो जाएंगे। तो पूरा ट्रायंगल एबीसी है, इसका आधा तो ये हो जाएगा और पूरे एबीसी का आधा ये हो जाएगा। दोनों के एरिया है ये बराबर बराबर हो जाएंगे। आधा हो जाएगा एबीडी और आधा हो जाएगा एसीडी। तो त्रिभुज की माध्यिका सामने वाली भुजा को तो आधा आधा करती करती है, त्रिभुज को भी दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देती है। त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, मीडियन होती है, वो त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देती है, डिवाइड कर देती है। समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देती है मीडियन। कोई भी ट्रायंगल दिया गया हो तो उसकी मीडियन। ठीक है, क्लियर है एकदम? आगे चलते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है। ए इसकी माध्यिका है एडी, दूसरी माध्यिका है बीई। त्रिभुज की दो माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तीसरी माध्यिका भी वहीं से जाएगी। एक मीडियन एडी है, एक मीडियन बी है, तो तीसरी मीडियन जो सीएफ होगी वो भी यहीं से जाएगी। और तीनों माध्यिकाएं जहां आपस में मिलती हैं उसको हम जी बोल देते हैं। ये होता है सेंट्रोइड या केंद्रक या ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं। ये ट्रायंगल का गुरुत्व केंद्र या ग्रेविटी सेंटर हो जाएगा जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे से मिलती। इसको जी से व्यक्त कर सकते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको।
अब देखना ध्यान से, मैं एक बात बोल रहा हूं उसको सुनना, अभी कैसे अप्लाई करना है वो बात की बात है। ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इसमें बीसी भुजा पर माध्यिका एडी है, बीसी भुजा की माध्यिका एडी है, बोलो हाँ। तो ट्राइंगल बीजीसी है, उसकी बीसी भुजा की माध्यिका जीडी है, हाँ या ना बोले। अगर ये जो ट्राइंगल दिया गया है एबीसी, उसकी जो बीसी भुजा है उसकी माध्यिका एडी है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है इसलिए एडी इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो जो बीजीसी ट्राइंगल है उसमें भी तो उसकी जो बीसी भुजा है उसके मिड पॉइंट डी है, तो जीडी इसकी माध्यिका हो जाएगा। ऐसे इधर से जो ट्राइंगल एजीसी है उसकी माध्यिका जीई हो जाएगा, और इधर से जो ट्राइंगल एजीबी है उसकी माध्यिका जीएफ हो जाएगा। कैसा कह सकते हैं हम, ट्राइंगल एबीसी में अंदर जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल बीजीसी उसकी माध्यिका जीडी है, ट्राइंगल एजीसी उसकी माध्यिका जीई है, और ट्राइंगल एजीबी उसकी माध्यिका जीएफ है। क्या मैं इनकी माध्यिकाएं कह सकता हूं? ठीक। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। ये जो ट्राइंगल बन रहा है और ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इनका एरिया आपस में बराबर होगा, ऐसा कहा जा सकता है। जो ट्राइंगल बन रहा है BGD तथा इधर से ट्राइंगल बन रहा है CGD, इन दोनों के एरिया भी आपस में बराबर होंगे, इन दोनों के भी आपस में एरिया बराबर होंगे, और इन दोनों के एरिया भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो एक माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देती है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो आपके 6 खंड बन रहे हैं, 6 खंड बन रहे हैं, इसको मैं अगर ये कह दूं कि इसका एरिया x है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका एरिया भी x है? बोलो। इसका एरिया y है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका एरिया भी y है? क्योंकि ये बराबर है, माध्यिका का काम कर रही है। इसका एरिया z है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका एरिया भी z है? कह सकता हूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एरिया x है तो ये भी इसके बराबर हो, ये एरिया y है तो ये भी एरिया इसके बराबर होगा, ये एरिया z है तो ये एरिया भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। अब मैं आपको एक रिलेशन और बताता हूं, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। एक रिलेशन और लेते हैं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, इसकी एक माध्यिका तो मैंने ले ली बीई, और एक माध्यिका मैंने ले ली सीएफ, ऐसे, और एक माध्यिका मैंने ले ली एटी, और ये ग्रेविटी सेंटर क्या है, जी। हम जब एमपीजी या मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस टाइम इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा। ठीक। अभी मैं थोड़ा सा सिमिलरिटी का कंसेप्ट है वो यूज कर रहा हूं, आपको बस ये देखना है कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, बस अब या आप खुद अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो बात की बात है। ये जो बीई है इसके पैरेलल एक रेखा बनाता हूं यहां से, इसको मैं एच बोल देता हूं। बीई के पैरेलल रेखा बनाता हूं जो कि डी एच, बीई के पैरेलल है डी एच, और उसको मैं डी से एसी पर मिला देता हूं। अब मैं इस बीईसी ट्राइंगल को अलग ले रहा हूं, ट्राइंगल बीईसी को अलग ले रहा हूं, ताकि आप समझ सको वहां तो मामला आपस में गुत्थम मुत्ता हो गया है ना। और ये पॉइंट एच था, ये बी है, ये सी है, ये ई है। मैंने बीईसी ट्राइंगल को अलग ले लिया, बीईसी ट्राइंगल को मैंने अलग ले लिया, अब इस बीसी में यहां एक पॉइंट जी बन रहा है, यहां एक पॉइंट जी बन रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। बीसी में यहां एक पॉइंट जी बन रहा है,
मैंने इसको यहां से इस तरीके से कर दिया। अगर ये इसके पैरेलल ली है मैंने, इस कोण को थीटा कहूंगा तो इस कोण को थीटा कहूंगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है इसलिए क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं। इस एंगल को अगर मैं एल्फा कहूंगा तो इस एंगल को एल्फा कहूंगा, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो इस कोण को अगर मैं बीटा कहूंगा तो यहां दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ट्राइंगल है BCE और एक ट्राइंगल है DCH। BCE के एंगल्स हैं थीटा बीटा अल्फा और DCH के भी एंगल्स हैं थीटा बीटा अल्फा। और बराबर कोण के सामने की भुजाएं संगत भुजाएं होती हैं, बराबर कोण के सामने की भुजाएं संगत भुजाएं होती हैं। तो मैं अगर कहूं कि बड़े ट्राइंगल में अल्फा के सामने की भुजा क्या है BC, छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा DC। बड़े ट्राइंगल में अल्फा के सामने की भुजा BC हो जाएगा, तो छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, हो जाएगा। बड़े ट्राइंगल में बीटा के सामने की भुजा क्या है BE, छोटे ट्राइंगल में बीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी DH, DH हो जाएगी। क्या BC की तुलना में DC आधा है? अगर D मिड पॉइंट है तो इस पूरे BC की तुलना में क्या DC आधा है? क्या D मिड पॉइंट है? D मिड पॉइंट है तो BC की तुलना में DC आधा होगा, तो B की तुलना में DH भी आधा होगा। DH BE है उसकी तुलना में DH आधा होगा। जो कौन सा है BE है उसकी तुलना में DH क्या होगा आधा होगा, आधा होगा, होगा। ठीक, इस आधे को मैं x मान लेता हूं, इस आधे को मैं x मान लेता हूं। BE DH है इसको मैं x मान लेता हूं, तो जो BE है क्या वो 2x हो जाएगा? जो BE है क्या वो 2x हो जाएगा? पक्की बात है। ये मैंने कह दिया कि जो BE है इसकी लंबाई हो जाएगी 2x हो जाएगी। ये सबके क्लियर हो गया क्या? ठीक। अब ट्राइंगल ADH को ले लो, अब ट्राइंगल ADH को साइड में ले लो। जब सबके सामने नहीं समझाया जा सकता तो साइड में ले जाके समझाना पड़ता है, होता है कि नहीं होता है? ऐसे भीड़ भड़ाका हो, बहुत सारे लोग हो, तो कई चीजें सबके सामने नहीं समझाई जा सकती, इसलिए साइड में ले जाके समझाना पड़ता है। बोल देख ले समझ में आ गया ना, आज के बाद में बोलो ठीक, ठीक, आज के बाद में ऐसी गलती नहीं होगी। ADH को साइड में ले आओ। आप कुछ और समझे थे है ना? आप वही वही सोचते हो पूरे दिन ना? ठीक, ADH को साइड में ले लिया, ये G है ये E है, ऐसे ही हुआ है। एक चीज यहां से और कर दूं मैं, इसमें एक चीज मुझे और करनी थी। अगर BC की तुलना में DH आधा है, BC की तुलना में DH आधा है, सॉरी BC की तुलना में CD आधा है, तो B की तुलना में DH आधा है, तो यह भी कह सकता हूं कि इसी की तुलना में HC आधा है। तो इसको अगर मैं Y कहूं तो ये भी Y होगा, तो यहां पर ये Y है तो ये भी Y होगा। इससे BE की तुलना में DH आधा, BC की तुलना में CD आधा, तो AC की तुलना में HC आधा। बड़ा ट्राइंगल है, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने की साइड क्या है EC, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने की साइड क्या है HC। तो यहां पर अगर
BC की तुलना में अल्फा, बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने की भुजा BC है, छोटे ट्रायंगल में अल्फा के सामने की भुजा DC है। तो अगर BC की तुलना में DC आधा है तो यहां पर AC की तुलना में HC आधा होगा। आधा होगा तो ये अगर आधा हो गया तो ये आधा ये हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो इन बराबर बराबर हो गए तो इसको y कहूं तो इसको भी y कह दूंगा। तो अगर ये y और y 2y हो गया है तो ये भी तो 2y होगा, क्योंकि E है ये माध्यिका का पॉइंट है, इसलिए AC का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट, ये तो बात हो चुकी है, माध्यिका है। तो अगर ये जो CE है ये y और y 2y बन रहा है तो AE है वो भी तो 2y बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे भाई BE माध्यिका है, मीडियन है, और माध्यिका मिड पॉइंट पर मिलती है सामने वाली भुजा के, तो मिड पॉइंट पर मिलती है। आप यहां कह रहे हो कि हाँ सर ये बराबर बराबर हो जाएंगे। बड़े ट्रायंगल में एंगल के सामने की भुजा की तुलना में छोटे ट्रायंगल में उसी एंगल के सामने की भुजा उसकी आधी है। तो बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने की भुजा है CE और छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने की भुजा है CH। तो जो CE है उसकी तुलना में CH आधा होगा। तो अगर मैं इस आधे को y मानता हूं तो क्या पूरे को 2y बोलूंगा? तो y ये हो गया, ये पूरा 2y है, तो y ये है तो y ये होगा। अगर ये y है तो ये भी तो y होगा। अगर ये y है तो इसी BCE को तो मैंने यहां से उठाया तो इसको y और इसको y कह सकता हूं, उन्हीं y को यहां पुट किया है मैंने। अब आपको ये पता है कि AC भुजा पर BE माध्यिका है और माध्यिका हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। तो अगर ये y और y 2y हुआ, CE की लंबाई 2y हुई तो AE की लंबाई भी तो 2y होगी ना, AE की लंबाई तो 2y होगी। अब मैं इस ट्राइंगल ADH को साइड में ले रहा हूं, ADH को, और उसमें GE है, ये यहां बीच में मिलने वाली लाइन है। EH है, इसकी लंबाई तो है y, EH की लंबाई तो है y, और जो AE है इसकी लंबाई है 2y। 2y बोलो हां। तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3y। 3y। ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहूं कि BE है वो DH के पैरेलल है, ये जो BE है वो DH के पैरेलल है, तो क्या GE है वो भी DH के पैरेलल होगी? BE DH के पैरेलल है, ध्यान से समझ। BE DH के पैरेलल है तो क्या GE DH के पैरेलल होगी? BE DH के पैरेलल है, हमने पैरेलल लाइन बनाई थी ये। तो अगर BE है वो DH के पैरेलल है तो GE DH के पैरेलल होगी, पैरेलल है। तो पैरेलल होने से इस कोण को मैं अगर मान लो क्या बोल दूं, थीटा अल्फा बीटा ले लिया, इसको डेल्टा बोलता हूं तो इसको भी डेल्टा बोल सकता हूं, इसको लेमडा बोलता हूं तो इसको भी लेमडा बोल सकता हूं, और इसको हम फाई बोल देते हैं। तो यहां पर भी एक ट्राइंगल बन गया ADH और एक ट्राइंगल बन गया AGE, ये दोनों भी आपस में सिमिलर हैं। फाई डेल्टा लेमडा, फाई डेल्टा लेमडा, हो गए दोनों बराबर। अब अगर मैं ये कह दूं कि यहां से जो ट्राइंगल बन रहा है, यहां से जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये भुजा अगर 2y है तो ये पूरी भुजा क्या हो जाएगी? 3y हो जाएगी। तो ये जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये वाली जो लंबाई है, मान लीजिए ये लंबाई आपके पास में कितनी आई है, जो भी आई है उसकी तुलना में ये जो लंबाई आएगी, ये वाली जो लंबाई आएगी, अगर ये 2 के रेशो में है तो ये 3 के रेशो में आएगी। अगर इसको मैं 2z कहूं तो ये हो जाएगा 3z हो जाएगा। इसमें डेल्टा के सामने की 2y है, इसमें डेल्टा के सामने की 3y आ जाएगी। तो इसमें अगर डेल्टा के अल्फा के सामने की 2z है तो इसमें बड़े ट्राइंगल में अल्फा के सामने की 3z हो जाएगी।
तो ये जो लंबाई होती है कौन सी वाली, ये जो लंबाई होती है ये 2:1 के रेशो में डिवाइड, ये 2 है और ये 2 है, लेकिन इसमें से अगर यहां से उठाता हूं तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें जो DH की लंबाई है इसकी तुलना में DH वाली लंबाई है उसकी तुलना में CZ वाली लंबाई है, ये इसका रेशो 2:3 होगा, इसका रेशो 2:3 होगा। क्लियर है? और इसका रेशो लेंगे, इसका और इसका रेशो लेंगे, किसका, इसका और इस पूरे का रेशो लेंगे, इसका और इसका पूरे का रेशो लेंगे। तो अगर ये 2 है और ये 1 है तो इसका रेशो भी 2 और इसका रेशो भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें बड़े के अल्फा के सामने की साइड क्या है, AD, और इसमें सॉरी ये लेमडा है, लेमडा के सामने की साइड क्या है, AD, और इसमें लेमडा के सामने की साइड क्या है, AG। तो AG और AD का जो रेशो आएगा, AG लेमडा के सामने की साइड है वो तो है 2y, AG अपॉन AD बराबर हो जाएगा 2y बट्टे हो जाएगा 3y, बट्टे हो जाएगा 3y। AG और AD का रेशो 2:3 आ जाएगा, पूरा AG और पूरा AD इनका अनुपात 2:3 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं AG अनुपात AD बराबर 2:3 हो जाएगा, यानी पूरा AD जो है वो अगर 3 है तो उसमें से AG 2 है। AG की लंबाई अगर 2p कहूं, AG की लंबाई को 2p कहूं और AD की लंबाई को 3p कह सकता हूं क्योंकि 2-3 का रेशो है। तो इसमें से AG की लंबाई अगर 2p आ गई है और पूरे AD की लंबाई है वो 3p है तो GD की लंबाई p हो जाएगी, p हो जाएगी। तो AG और GD का रेशो आ जाएगा 2p और p का रेशो हो जाएगा 2:1। इसलिए याद रखना है AG अनुपात GD बराबर 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माध्यिका जो होती है वो केंद्रक पर शीर्ष से भुजा की तरफ 2:1 के अनुपात में विभक्त हो जाती है, 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाती है, 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाएगी माध्यिका शीर्ष से भुजा की तरफ। मैं दोबारा बता देता हूं, समझ में आ जाएगा तुरंत। ये कोई ट्राइंगल है, ये एक माध्यिका है, ये दूसरी माध्यिका है, ये तीसरी माध्यिका है, तीनों माध्यिका यहां मिल रही हैं। पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, ये D है, ये E है, ये F है और ये पॉइंट क्या है, G है। यहां से आपने यहां मिला दिया, ठीक है। तो D अगर BC का मिड पॉइंट है तो इसको H बोलते हैं, तो H है वो इसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं इसकी लंबाई को x मानता हूं तो ये लंबाई भी x हो जाएगी। EAC का मिड पॉइंट होने से ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x। अब इस 2x और इस x में 2:1 का रेशो आ रहा है तो ये जो ADH ट्राइंगल है और AGE ट्राइंगल है ये भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इसका एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये 2 और 1 का रेशो है तो इसमें और इसमें भी 2:1 का रेशो ही आएगा। सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। अगर ये 2x है और ये 3x है तो AE की लंबाई अगर 2x है और AH की लंबाई 3x है, AE है ये 2x है, AH है ये 3x है, तो जो AG है इसकी लंबाई को 2p मान लेते हैं और AD जो पूरी है इसकी लंबाई को 3p मान लेते हैं। क्योंकि ये 2 है और ये पूरा 3 है तो ये जो AG है इसको और AD में भी 2-3 का रेशो आएगा, तो AG को 2p मानते हैं तो AD जो है वो 3p हो जाएगा। तो इस पूरे 3p में से ये 2p है तो इतना जो GD है वो कितना क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और आप ये कह सकते हैं कि AG अपॉन GD है
इसका रेशो हमेशा 2/1 होगा, या आप ये कह सकते हैं 2 अनुपात क्या होगा, 1 होगा, 2 अनुपात 1 होगा। इसको एमपीजी से और इजी समझा जा सकता है, मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा। तो दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो भूल ही गया था, भूल गया था मैं। देखो, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, एक माध्यिका एडी है, एक माध्यिका बी है, एक माध्यिका सीएफ है, और ये पॉइंट जी है। एजी और जीडी का अनुपात जो आएगा वो 2:1 होगा। बी तथा जीई का अनुपात है, बी तथा जी का अनुपात है वो भी 2:1 होगा। सीजी और जीएफ है, इनका अनुपात भी 2:1 होगा। ये हमेशा 2:1 के रेशो में डिवाइड होते हैं, हमेशा 2:1 के रेशो में डिवाइड होते हैं। एजी और जीडी, बीजी, हाँ बीजी, बीजी और जी है ना, बीजी और जी, सॉरी बीजी, बीजी और जी, सीजी और जीएफ, इनका रेशो क्या होगा, 2:1। अगर ये x है तो ऊपर वाली 2x होगी, ये अगर y है तो इधर वाली 2y होगी। एफ जी की लंबाई z है तो सी जी की लंबाई 2z होगी। ऐसे हो जाएगा। इस x का डबल 2x, इस y का डबल 2y, इस z का डबल 2z। अब देखो कई बार क्या होता है, मैं आपको कुछ बातें बता दूं, आप कई चीजों को लेकर ज्यादा चिंतित मत हुआ करो। कैसे, बोल सर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। ठीक, कोई बात नहीं, कंक्लूजन तो याद रख ही सकते हो, कंक्लूजन याद रख सकते हो, माध्यिका 2:1 के रेशो में होती है। अब मेरे साथ या पढ़ाने वाले के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो सीधा नहीं बता सकता ऐसे कर लो और इससे उतर आ जाते हैं, उसको प्रोसेस से ही चीजें समझानी पड़ती हैं। इसलिए मुझे इन चीजों को डिटेल से बताना पड़ता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब आप जरूरी नहीं है कि आप इस प्रोसेस को वहां पर आपको प्रूव करना होगा, प्रूव नहीं करना है, हमें कंक्लूजन से याद रखने। हाँ, ये पता होना चाहिए कि ये बेसिक कंसेप्ट से आते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार देखा हुआ है तो आपके लिए आगे कैलकुलेशन करना या डायग्राम्स में वैल्यूज यूज करना आसान हो जाता है। भले ही आपने खुद ने नहीं किया हो, लेकिन देखा हुआ है तो पता होता है कि इस तरीके से चीजें काम करती हैं। 2:1 के रेशो में होता है। अब वापस आता हूं मैं उस पॉइंट पर। ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी है, ठीक। ए इसकी माध्यिका है एडी, ये इसका जो केंद्रक है वो है जी। तो एडी और जीडी का रेशो 2:1 का होगा, पक्की बात। एक बात आपने हां करी है थोड़ी देर पहले कि इसका और इसका एरिया बराबर होता है, आपने थोड़ी देर पहले हां करी थी। एबीसी के लिए एडी माध्यिका है तो बीजीसी के लिए जीडी माध्यिका है। एबीसी की माध्यिका एडी है तो बीजीसी की माध्यिका क्या है, जीडी है, और माध्यिका क्षेत्रफल को आधा आधा करती है। तो अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x होगा।
हाँ करी थी अभी थोड़ी देर पहले, आपने बोला था हाँ सर होगा। अब आप एक काम करो, एबीडी ट्राइंगल को देखो, एबीडी ट्राइंगल, एबीडी ट्राइंगल दिख रहा है और उसमें जी पॉइंट दिख रहा है, यह है एजी और यह है जीडी, ये एजी है और ये जीडी है। एजी और जीडी का रेशो क्या है, 2:1 का। तो इधर जो ट्राइंगल बन रहा है एबीजी और इधर तो जो ट्राइंगल बन रहा है बीडीजी, क्या इनके क्षेत्रफल 2:1 के रेशो में होंगे? मैं इसको एबीडी को साइड में लेता हूं और ये जी है, ए है, बी है, डी है, ये 2 है और ये 1 है। अगर 2 या 2 से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर स्थित है, उनका शीर्ष बिंदु 1 है, तो उनके क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। तो अगर मैं इसको, इसका 1 और इसका 2 है तो इसको x कहूं तो इसका क्षेत्रफल 2x हो जाएगा क्या? बोलो हाँ। तो क्या इसका एरिया x है तो इसका एरिया 2x लिख सकता हूं? बोलो। इसी कंसेप्ट से इधर से मैं एडीसी ले रहा हूं, तो एडीसी में इधर जो ट्राइंगल बन रहा है एजीसी और इधर जो बन रहा है जीडीसी, इधर जो ट्राइंगल एजीसी और इधर जो जीडीसी बन रहा है, इसका और इसका 2:1 का रेशो है, तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का भी क्या होगा अनुपात, 2:1 ही होगा। तो अगर ये x है तो क्या ये 2x हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। अगर इस लाइन को मैं यहां से हटा दूं तो क्या ये दोनों मिलके भी 2x हो जाएंगे? किसी भी त्रिभुज में उसके केंद्र से तीनों शीर्षों को मिला दिया जाता है, 3 त्रिभुज बनते हैं, तीनों के एरिया या क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, तीनों के एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर। आपको माध्यिका नहीं दी गई है, केवल ये बोल दिया कि ये इसका सेंट्रोइड है, ट्राइंगल है एबीसी, इसका सेंट्रोइड आपको जी बता दिया। यहां से यहां मिला देते हो, यहां से यहां मिला देते हो, यहां से यहां मिला देते हो, 1/3 1/3 1/3, तीनों के एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर। जो भी एरिया है तीनों के बराबर बराबर हो जाए। पूरे ट्राइंगल का 1/3 ये, 1/3 ये और 1/3 ये। केंद्रक से अगर आप मिला देते हो तो बोलो हाँ या ना। पक्की बात है, पक्की बात है। ट्राइंगल एबीसी है, एडी बीई सीएफ पॉइंट जी, बीजीसी 1/3 है, या मैंने इसको x और इसको x लिया था, लिया था, तो ये पूरा 2x हुआ था, तो ये भी तो आधे आधे होंगे, ये दोनों भी तो x हो जाएंगे। ऐसे ये भी 2x हुआ था तो ये भी x हो जाएंगे। अगर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे 6 ट्राइंगल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं, तो 6 के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का 1/6 होगा, आपस में तो बराबर होंगे, और जो मूल ट्राइंगल है उसका 1/6 होगा, जो भी उसका मूल ट्राइंगल का एरिया आता है। मान लो तीनों भुजाएं दे दी, हीरोज का फॉर्मूला यूज करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, फिर उसका 1/6 करना है। पहला काम माध्यिका आधा आधा करती है, दूसरा काम केंद्र माध्यिका 2:1 के रेशो में डिवाइड होती है, शीर्ष से भुजा की तरफ जाते हैं तो केंद्रक पर 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाती है। 2 काम हो गए। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि केंद्रक पर तीनों शीर्षों से मिलाते हो तो 3 त्रिभुज बनते हैं, तीनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, और माध्यिका इंटरसेक्शन करने से 6 ऐसे त्रिभुज बनते हैं जिनकी कोई भी रेखा आपस में काटे नहीं। 6 त्रिभुज ऐसे बनते हैं, साफ साफ जो 6 त्रिभुज दिख रहे हैं, इन 6 त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, जो कि मूल त्रिभुज एबीसी का 1/6 या 1/6 भाग होते हैं। इसमें भी और खूब सारी चीजें हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए ज्योमेट्री में इतना ही, अर्थमेटिक पढ़ेंगे अब, ठीक है।